अ वेरी वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स। मेरा नाम प्रोफेसर अंकित है और आज हम करने लगे हैं कस्टमर जर्नी। ये वाला जो टॉपिक है ये वीक 3 के अंदर आता है और कस्टमर एक्सपीरियंस स्ट्रेटेजी यानी कि जो टर्म 2 के अंदर एक सब्जेक्ट है एमएससी मैनेजमेंट का ऑफ बीपीपी यूनिवर्सिटी। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली व्हाट इज ये थोड़ा सा रिकैप करेंगे। व्हाट इज कस्टमर एक्सपीरियंस? पिछली पीपीटी में हमने किया था कि कस्टमर एक्सपीरियंस क्या होता है, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट, क्यों ये इम्पॉर्टेंट होता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो इस बार की प्रेजेंटेशन के अंदर आज हम नए टॉपिक्स करेंगे। एंड एक चीज मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, इसके लिए आप ये वाली टेक्स्ट बुक फॉलो कर लेना। ये आपकी जो टेक्स्ट बुक है ये आपके मेन जो कोर टेक्स्ट बुक्स के अंदर आती है आपके लिए बीपीपी यूनिवर्सिटी द्वारा। तो इसके अंदर आप तैयारी कर सकते हैं इस यूनिट की, तो बहुत अच्छे आपके मार्क्स आ जाएंगे। सो नाउ वी विल स्टडी विद द एजेंडा। एजेंडा क्या है? तो ये कुछ हम टॉपिक्स करेंगे आज इसके अंदर। वी विल डायरेक्टली मूव विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लर्निंग आउटकम क्या रहेगी। इस वीडियो के अंदर जो आप कंटेंट सीखेंगे, जिसके बारे में आप सीखेंगे, जो टॉपिक्स कवर करेंगे, उसके बाद आपकी लर्निंग आउटकम क्या होगी। असेसेस एंड एनालाइज द कस्टमर एक्सपीरियंस इकोसिस्टम। तो यहाँ पे आप कस्टमर एक्सपीरियंस इकोसिस्टम के बारे में सीखेंगे। क्या होता है वो एक्सपीरियंस इकोसिस्टम, उसके अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं और हर तरह के कंपोनेंट का क्या पार्ट होता है। डिस्क्राइब एंड इवेल्युएट द रोल ऑफ कस्टमर जर्नी मैपिंग। तो कस्टमर जर्नी मैपिंग सबसे पहले क्या होती है, उसके कौन से पार्ट्स होते हैं और इसका क्या रोल है आपके सब्जेक्ट के अंदर, यानी कि कस्टमर एक्सपीरियंस स्ट्रेटजी के अंदर। सो स्ट्रेट अवे वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक। सो व्हाट इज CX इकोसिस्टम, यानी कि कस्टमर एक्सपीरियंस इकोसिस्टम क्या है। तो इसके लिए डिटेल में स्टडी करने से पहले ना आप सबसे पहले इसके वर्ड्स को थोड़ा ध्यान से देखें। द वर्ड इज कस्टमर एक्सपीरियंस एंड इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई एक पर्सन है, ठीक है जी। सो जो भी पर्सन है उसके आजू बाजू जो भी चीजें हैं वो उसका इकोसिस्टम बनाती हैं, ठीक है। तो सिमिलरली अगर वो पर्सन एक कस्टमर है तो कस्टमर के आजू बाजू जो भी चीजें हैं वो उसका इकोसिस्टम बनाती हैं। फॉर एग्जांपल वो किन लोगों से मिलता है, कोई फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गया, ठीक है। मार्केट में वो जाता है। तो ऐसी ऐसी कुछ चीजें आप इसके अंदर लेके आ सकते हैं पर्सनल का इकोसिस्टम बनाने के लिए। ऐसे ही सिमिलरली जो प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स के भी इकोसिस्टम होते हैं। फॉर एग्जांपल एक फेमस प्रोडक्ट ब्रांड की हम बात करते हैं, एप्पल। तो एप्पल के अंदर क्या होता है कि जो उनके फोन हैं तो वो उनकी वॉच के साथ, ठीक है, फोन के साथ या फिर मैकबुक के साथ या फिर आई मैक के साथ सो इंटेग्रेट हो जाता है। मतलब इंटेग्रेशन इन द सेंस कि अगर आप वॉच पे आपको कोई मैसेज आ गया, किसी फ्रेंड का कोई अपडेट आ गया या फिर अपने बिजनेस का कोई अपडेट आ गया, तो जैसे ही अगर आप उसके ऊपर काम करने लग रहे हैं, आपने आई मैक ओपन कर लिया, तो आई मैक के मैसेजेस सेक्शन में भी वो सेम मैसेज आपको नजर आ जाएगा। आपने अपने मैकबुक को ओपन किया, वहां से आपने एक फोटो को मूव कर दिया आपके फोन के अंदर, सो डायरेक्टली मूव हो जाएगी। इंटीग्रेटेड होता है, ब्लूटूथ से कनेक्टेड होता है, वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड हो जाता है। आपको कुछ एक्स्ट्रा सेंड रिसीव करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, दैट्स इट। अब फॉर एग्जांपल आपने अपने फोन पे अलार्म लगा दिया, आप अपना फोन घर पे भूला है, बट आप अपने ऑफिस में आ गए हैं, वहां पे आपका जो मैकबुक है उसके ऊपर ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगी, दो सो एंड सो पर्सन इज कॉलिंग, या इसका ये मैसेज आया, वट एवर। तो ये चीजें होती हैं एक इंटेग्रेशन। तो यहीं पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इकोसिस्टम आपको मिलेगा कस्टमर एक्सपीरियंस का। तो कस्टमर एक्सपीरियंस का इकोसिस्टम कैसे होता है, ध्यान से देखें। वो कस्टमर के ओरिएंटेड होता है। द कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस, कौन से कंपोनेंट पार्ट्स? सो ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ कंपनी इंक्लूडिंग इट्स कस्टमर्स, एम्प्लॉइज, partners and operating environment, they that determine the quality of the customer experience। तो कस्टमर एक्सपीरियंस की क्वालिटी कैसे पता लगती है? ठीक है जी, मान लीजिए कोई भी एक कंपनी है, उस कंपनी के अलग अलग पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो कस्टमर हो गया जिसने प्रोडक्ट परचेज करना है, कंपनी के एम्प्लॉयज हो गए जिन्होंने वो प्रोडक्ट को सेल करना है, मे बी उसको बनाना भी है, तो वो सारे तरह के एम्प्लॉयज आ गए। पार्टनर्स आ गए जिन लोगों ने पैसा लगाया हुआ है कंपनी में,
एंड ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, यानी कि यहाँ के उनकी प्रोडक्शन फैक्ट्री मान लो, या फिर उनकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है, जहाँ पे मान लीजिए अगर फ़ोन बन रहा है तो उसका हार्डवेयर अलग से बन रहा है और सॉफ्टवेयर अलग से बन रहा है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम बना रही है, और ये जो हार्डवेयर है वो अलग से हार्डवेयर डेवलपमेंट टीम मैन्युफैक्चर कर रही है उसके यूनिट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ काम करती हैं, सारी चीज़ें जब एक साथ आ जाती हैं, तो ये एक इकोसिस्टम बन जाता है कस्टमर का, कस्टमर एक्सपीरियंस का। सो जनरली क्या होता है, ये इकोसिस्टम कंपनी का होता है, और यही इकोसिस्टम ट्रांसफर हो जाता है आगे कस्टमर एक्सपीरियंस के ऊपर। ये आगे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये ट्रांसफर होता है। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल कवर व्हाई डज द कस्टमर एक्सपीरियंस इकोसिस्टम मैटर। तो ये इकोसिस्टम इतना मैटर क्यों करता है, क्यों इसको समझने की, पढ़ने की जरूरत है। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसके जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वही इन चीज़ों को बेटर या वर्स बनाते हैं। कस्टमर एक्सपीरियंस को या तो बेटर बना देंगे या वर्स बना देंगे। तो ये कैसे होगा, ये देखिए। सबसे पहले जो कंपोनेंट्स हैं, यानी कि एम्प्लॉई, कस्टमर खुद, पार्टनर्स या फिर सप्लायर्स, और एनवायरनमेंट। तो ये चार मेन कंपोनेंट्स हैं। इनका क्या काम होता है, सबसे पहले एम्प्लॉयज, द वंस यू सी एंड द वंस यू डोंट। तो इसमें कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जिनको आप देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, किसी कंपनी का एलजी का रेफ्रिजरेटर लेने जा रहे हैं, आप मार्केट में जाएंगे तो वहां पे कंपनी के शोरूम के अंदर आपको वो वाले एम्प्लॉयज नजर आएंगे जो सेल्स के साथ एसोसिएटेड है, जो कस्टमर का फीडबैक लेने के लिए एसोसिएटेड है। ठीक है जी। या फिर जो टेक्निकल लोग हैं जो उसकी स्पेसिफिकेशन बताएंगे आपको कि ये प्रोडक्ट के अंदर टेक्निकली ये स्पेसिफिकेशंस है, तो वो सारे लोग वहां पे आपको नजर आएंगे। और कुछ जो आपको नजर नहीं आते वो कौन से होते हैं, जो उसको डिजाइन कर रहे हैं, जो उसका सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जो कंपनी के लिए डेटा लेके आ रहे हैं, यानी कि उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, उनके सप्लाई चेन यूनिट के अंदर वो लोग आपको, वो वाले एम्प्लॉयज नहीं नजर आते। पर आपको एक चीज पता है कि ये सभी एम्प्लॉयज मिलके कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं जो आपके एक्सपीरियंस को अच्छा बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक वॉशिंग मशीन है, उसका जो सॉफ्टवेयर है वो यूजर फ्रेंडली होगा, तो ही आप उस वॉशिंग मशीन को परचेज करेंगे, तो ही आपको आपका कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा। जब आप मार्केट में जाओगे उस प्रोडक्ट को सेल परचेज करने, आप उसकी डिटेल्स को जब चेक करोगे, आपको उनका टेक्निकल पर्सन एक्सप्लेन करेगा। तो अगर वही स्पेसिफिकेशंस या वही एक्सपीरियंस जो आप करना चाहते हैं, जैसे कि आपने बोला कि मेरे को क्विक वॉश चाहिए, कपड़े डाले रोज का, मेरे को पता है कि मेरा नॉर्मल जो रोज के कपड़े उनके लिए क्विक वॉश की सेटिंग की और फटाफट से काम हो गया। तो ये जो आपको चीज प्रोवाइड की, ये जो फीचर आया आपको, तो ये कंपनी के एम्प्लॉयज ने कहीं से रिसर्च की, आपके साथ इंटरेक्ट किया और आपको लेके आए, तभी आपका कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़िया हुआ। आप जब परचेजिंग करने जा रहे हो, आपको फीचर समझ आए, आपने बोला कि हाँ भाई बहुत बढ़िया, हो सकता है आपने परचेज कर लिया प्रोडक्ट, यूज करने के बाद आपने देखा फीचर बहुत अच्छा है, अगेन आपका कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा हो गया। सो नेक्स्ट इज कस्टमर इटसेल्फ। You judge your experience by what other customers look like, say, or do, real or perceived perceptions from the past experience। अब आप खुद कस्टमर एक्सपीरियंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि आप एक कस्टमर हैं, आपका ही फाइनल डिसीजन होगा प्रोडक्ट या सर्विस को लेना है या नहीं लेना। इसीलिए वो कंपनी वाले भी आपको ही स्टडी करने के लिए वहां पे हैं, वो आपसे ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करना चाहेंगे, ऑनलाइन चैनल के ऊपर, चैटबॉट्स के ऊपर, फोन के ऊपर, इन पर्सन, कहीं किसी सेल लगा दी, एग्जीबिशन लगा दी वहां पे, है ना, तो मे बी इन देयर ओन शोरूम्स, तो वो हर जगह आपसे ही इंटरेक्ट करेंगे। सो यू जज योर एक्सपीरियंस बाय व्हाट अदर कस्टमर्स लुक लाइक। तो आप कैसे अपने एक्सपीरियंसेस करते हैं, जो दूसरे कस्टमर्स हैं वो कैसे दिखते हैं, आप वैसे ही दिखते हो। ठीक है। वॉट दे से और डू, वो क्या कहते हैं कि भाई कौन से फीचर्स चाहिए या क्या क्या चीज़ें उनको पसंद है, या क्या वो करते हैं। एग्जैक्टली फॉर एग्जांपल जैसे आपने मार्केट में कार परचेज करनी है, तो आपको नहीं समझ आ रहा कि कार कौन सी लेनी चाहिए। सो आप क्या सोचोगे कि भाई हम ये देख लेते हैं, सिंपल सा आइडिया, कि कोई कार है, मान लीजिए ए ब्रांड है, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो एन महिंद्रा का प्रोडक्ट है। तो आपने ना इसका नोट किया होगा कि ये बहुत लोग ले रहे हैं, है ना। तो
ऑल अब आपने क्या किया, आपने ये देखा कि दूसरे कस्टमर्स कौन सी चीज को ले रहे हैं, ज्यादा क्या करते हैं, व्हाट दे डू वाला पार्ट आपने चेक किया। तो आपने देखा कि दूसरे कस्टमर्स महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन बहुत ज्यादा ले रहे हैं। तो आपने भी सोच लिया कि ठीक है भाई, मैं भी स्कॉर्पियो ले लूंगा। अगर मुझे ज्यादा डिटेल नहीं पता, बट इतना तो पता है ना कि अगर इतने लोग ले रहे हैं तो वो सोच समझ के ही ले रहे हैं, कोई गलती नहीं कर रहे। हो सकता है उसका कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता है उस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो सकता है उसकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी हो सकता है उसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो सकता है उसकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छा हो। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। तो इसीलिए क्या है, वो आप जो करते हैं, अगेन दैट मेक्स द कस्टमर एक्सपीरियंस। एक कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसे अच्छा है जी, भाई वो प्रोडक्ट लिया जो हमने सब लेते हैं। और परसीव्ड परसेप्शन, या कुछ ऐसी परसेप्शंस होती हैं जो मान के चला जाता है, वो कहते हैं कि ये चीज चलो हम मान लेते हैं कि ये चीज बेटर है, चाहे उनको पता नहीं, एग्जैक्टली दिख भी नहीं रहा, बट स्टिल वो कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है जी, कहाँ से, फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस। जैसे एक पर्सन है, एक बच्चा, उसने मान लीजिए वो 20 की एज में है, उसने एक बाइक परचेज करनी है, तो उसने 20 की एज में एक बाइक परचेज की जो कि रॉयल एनफील्ड थी। अब उसने किस बेसिस पे परचेज की, उसको खुद को इतनी नॉलेज नहीं थी, उसने सोचा कि जो मेरे फ्रेंड्स या फिर सीनियर्स परचेज कर रहे हैं तो मैं भी वही ले लूंगा, ट्रेंड के साथ चलूंगा, उनको कुछ अच्छा दिख रहा होगा तभी वो ले रहे हैं, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, उसका पास्ट एक्सपीरियंस बन जाता है कि मैं मुझे वो प्रोडक्ट लेना चाहिए जो और लोग ले रहे हैं। तो जब उसने रॉयल एनफील्ड ऐसे ले लिया, तो आगे जाके जब वो जिंदगी में बड़ी कोई और चीज लेगा, जैसे कि कोई घर लेगा, तो वो कौन सी कॉलोनी में लेना चाहिए, या फिर अगर उसने कोई बड़ी कार लेनी है तो वो कौन सी कार लेनी चाहिए, तो वो अपना यही एक्सपीरियंस यूज करेगा कि पिछली बार मैंने जब रॉयल एनफील्ड खरीदा था तो मैं बहुत फायदे में रहा, बिकॉज बड़े सब लोगों ने लिया, उसकी रीसेल वैल्यू भी बहुत अच्छी है, बढ़िया बाइक, वो चलती भी है, लोड कैरिंग कैपेसिटी भी है, रोड प्रेजेंस भी है, सब कुछ है। तो इसी चीज से वो कस्टमर खुद को अपना एक्सपीरियंस डेवलप करने देता है। Next is the partners and supplies. So often people who deliver services are from different organizations. So जो लोग सर्विसेज डिलीवर करते हैं वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से होते हैं। अब आपको एक चीज बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप अपना एप्पल का फोन ले लो, आप उसको अगर इंटरनेट पे स्टडी करोगे ना, तो उसकी जो स्क्रीन है वो सैमसंग बनाता है। ठीक है, सो इट्स वेरी गुड थिंग कि कोई भी जो प्रोडक्ट है वो सारी कंपनी पूरा प्रोडक्ट नहीं बनाती। मान लीजिए एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए 5 कंपोनेंट्स यूज होते हैं, तो वो अलग अलग कंपनी से लिया जाता है। कभी कुछ कुछ पार्ट सेम कंपनी से लिए जाते हैं, कुछ पार्ट्स अलग अलग कंपनी से लिए जाते हैं, उनको असेंबल करके ऊपर अपनी मोर लगा के यानी कि बैजिंग करके उसको मार्केट के अंदर सेल कर दिया जाता है। आप इसके लिए बहुत सिंपल सी एग्जांपल देता हूं मैं, आप अमेजोन की वेबसाइट ओपन कर लो, उस अमेजोन की वेबसाइट के ऊपर आप एक कैमरा के बारे में सर्च करना, ठीक है। सो इट्स अ कॉन्फ्रेंस कैमरा, कॉन्फ्रेंस कैमरा, ठीक है जी। सो ये जो कॉन्फ्रेंस कैमरा, ये 4K के नाम से काफी फेमस है, सॉरी 2 नहीं, 4K, 4K कॉन्फ्रेंस कैमरा। तो आपको वहां पे अलग अलग कॉन्फ्रेंस कैमरास नजर आ जाएंगे, मैक्सहब का भी सेम कैमरा होगा, सारा कुछ सेम, उसके ऊपर लिखा होगा मैक्सहब। आप इवोटा का कैमरा देखोगे, वो भी सारा टोटली सेम कैमरा, उसके ऊपर ब्रांडिंग दी होगी इवोटा। मतलब बेसिकली कैमरा है वो एक सिंपल कैमरा है, उसके ऊपर कभी कोई कंपनी ले लेती है, वो सेल करती है उसको, तो उसको अपनी बैजिंग, अपना नेम दे देती है मैक्सअप। तो किसी और कंपनी ने बेचा तो उसने इवोटा दे दिया। एक और एग्जांपल देता हूं, अगर आप इंडिया से हैं तो आपको ये एग्जांपल बहुत जल्दी पता लग जाएगी। आप इंडिया के अंदर कार मैन्युफैक्चर की बात कर लेते हैं, टोयोटा के पास चले जाएं तो वहां पे आपको कार मिलेगी ग्लेंजा, ग्लेंजा के नाम से, हैचबैक छोटी गाड़ी है। एंड सिमिलर कार आपको मारुति के पास मिलेगी, उसका नाम होता है बलिनो। तो ये दोनों कार 100% सेम है, सेम शेप, सेम इंटीरियर, सेम एक्सटीरियर, सेम इंजन, सेम विंडोज एंड एवरीथिंग सेम, पर कंपनीज अलग अलग, बिकॉज जो ग्लैंजा है वो टोयोटा उसको सेल करेगी, उसी को वो सर्विसेज देंगी, रिपेयर सर्विसेज एवरीथिंग, पार्ट्स भी लेनी है तो वहीं से मिल जाएंगे। एंड जो बलिनो है वो आपको मारुति के पास सर्विस करवानी पड़ेगी। सो दिस इज द वे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑफन पीपल हु डिलीवर सर्विसेज आर
फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो सर्विसेज दी जाती हैं वो अलग ऑर्गेनाइजेशन की होती हैं, प्रोडक्ट अलग ऑर्गेनाइजेशन का होता है। तो ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो इन लोगों को हम बोलते हैं सप्लायर्स या फिर पार्टनर्स। तो कुछ और तरह के पार्टनर्स भी होते हैं, जैसे कि स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जिनका कुछ काम कंपनी के अंदर है, फॉर एग्जाम्पल चाहे तो उनका पैसा लगा है, चाहे उनका टाइम लगा हुआ है, सो वो भी एक तरह के पार्टनर्स होते हैं। तो ये सभी तरह के पार्टनर्स हो गए। सप्लायर्स, जैसे कि पता लग रहा है कि पार्ट्स सप्लाई करते हैं कंपनी को, ये सब लोग भी आपको जो CX इकोसिस्टम के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। तो जैसे कि क्वेश्चन है, व्हाई डज CX इकोसिस्टम मैटर, ये क्यों मैटर करता है। सो आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ना तो उसका मैन्युफैक्चरर कौन है। अब फॉर एग्जांपल आपने एक एयर कंडीशनर परचेज करना है, सो एयर कंडीशनर के अंदर मेन कंपोनेंट होता है उसका कंप्रेसर। सो कंप्रेसर आपको पता लगा कि वो हिटाची का है या फिर वो क्योसंग का है। अब दोनों ब्रांड मैंने आपको बता दिए। हिटाची थोड़ा फेमिलियर नेम लग रहा है एंड क्योसंग आपको अनफेमिलियर लग रहा है। आपको ये भी कई बार आप सर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी बड़ी कंपनी है, एंड इन चीजों के बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। आप हिटाची के साथ जाना पसंद करेंगे क्योंकि आप कहो कि भाई मशीन है जो एयर कंडीशनर है उसके अंदर वो जो कंप्रेसर लगा है हिटाची का है, सो इट्स गुड, इट्स वेल नोन, अच्छा ब्रांड है कि मेरा बढ़िया ही बढ़िया चलेगा। सो ये चीज हो गई आपकी पार्टनर्स। लास्ट जो कंपोनेंट आ गया दैट इज द एनवायरनमेंट। सो आपका कस्टमर एक्सपीरियंस एनवायरनमेंट के ऊपर भी बहुत सारा निर्भर करता है। अब देखिए, different companies work better than others based on how they structured and share information and work processes। कंपनीज के जो काम होते हैं वो सिमिलर होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आप टेलीकम्युनिकेशन के अंदर चले जाओ। सो टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आप मोबाइल सेक्शन में, मोबाइल फोन सर्विसेज में चले जाओ, तो वहां पे आपको कुछ कंपनीज मिलेंगी, वोडाफोन, एयरटेल, है ना। तो ऐसी अलग अलग कितनी सारी कंपनीज हैं जो सर्विसेज देती हैं, है ना। फॉरेन ब्रांड्स में चले जाओगे, टेलस आ जाएगा वहां पे आपके पास। तो ये डिपेंड ऑन कंट्री टू कंट्री। अब सब कंपनीज क्या देती हैं आपको, कॉलिंग फैसिलिटी, इंटरनेट की फैसिलिटी, SMS की फैसिलिटी, बेसिक फैसिलिटीज हैं, सबके पास सेम है। एंड अगर आप ध्यान से कंपेयर करोगे ना तो उनके जो प्राइसेस भी हैं, प्राइसेस हैं वो भी कॉम्पिटेंट है। अगर किसी का कोई डाटा पैक है वो 50 रुपए का है, तो ऑलमोस्ट सब कंपनीज का इसी रेंज में होगा। किसी का 48 का होगा, किसी का 51 का होगा, किसी का 50 का ही होगा। तो ये चीज बहुत ज्यादा कंपटीशन क्रिएट करती है। तो इसको बोलते हैं हम एनवायरनमेंट, कि आपको जो सर्विसेज मिलती हैं वो सर्विसेज हर कंपनी अपनी अपनी क्लेम करती है। कोई बोलता है कि भाई हमारा इंटरनेट बहुत अच्छा है, तो कोई बोलता है हमारी फोन की कवरेज बहुत अच्छी है, कोई बोलता है हमारे पैकेजेस चीपर हैं, कोई बोलता है कुछ। बट बेसिकली वो सर्विस वही दे रहे हैं। सभी इंटरनेट दे रहे हैं, सभी कॉलिंग दे रहे हैं, सभी मैसेजिंग दे रहे हैं। तो ये चीज है। सो डिफरेंट कंपनीज वर्क बेटर देन अदर्स, एक दूसरे से वो बेटर वर्क करती हैं। एंड ऑन हाउ दे आर स्ट्रक्चर्ड। अब स्ट्रक्चर्ड मतलब उनकी जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, जो सर्विसेज है, वो कितनी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है। अगर आप एग्जांपल लोगे कि जैसे जियो की एग्जांपल ले ली, इंडिया के अंदर जियो का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लेटेस्ट है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, बड़ा ही अच्छा स्ट्रक्चर्ड है। उनका अगर आपने एक सिम भी परचेज करना है तो उनका प्रॉपर मेथड है कि आपने ये करना और इतने दिन के बाद या इतने मिनट्स के बाद आपका स्किम प्रोसेस होके आ जाएगा। दूसरी कंपनीज का किसी का कोई मैनुअल काम है, आज बंदा आएगा, वेरीफाई करेगा, जी फोटो लगाओ, ID कार्ड दो, सो इट विल टेक टाइम। तो वहां पे क्या होता है, ये कंपनी जिसने ऑटोमेटिक या ऑनलाइन कर दिया वो आगे निकल जाएगी, दूसरी कंपनी पीछे रह जाएगी। सो दिस इज द थिंग। तो जैसे वो इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, या फिर उनके जो वर्क प्रोसेसेस है। आपने कहीं देखा होगा, आप अगर आप बर्गर खाने जा रहे हैं कहीं अनब्रांडेड प्लेस पे, तो वहां पे वो आपको क्यू में खड़ना पड़ेगा। हो सकता है 10-12 कस्टमर आ जाए, वो बर्गर वाले को पता ही ना लगे कौन पहले आया था, किसी जो बाद में आया उसका ऑर्डर पहले ले लिया। तो आप बोलोगे भाई बड़ा सही अनस्ट्रक्चर्ड काम है। एज कंपेयर टू अगर आप जैसे किसी अच्छे ब्रांड में जाओ, जैसे आप मैकडी में चले गए या फिर सबवे के अंदर चले गए, वहां पे आपको एक टोकन इशू कर दिया जाता है एंड एवरीथिंग गोज इन द सीक्वेंस। जिसका पहले ऑर्डर आया उसको पहले टोकन मिलेगा एंड उसको ऑर्डर भी पहले रेडी होके मिलेगा। तो ये स्ट्रक्चरिंग होगी। तो आपका एनवायरनमेंट कैसा है कंपनी का, ये चीज भी आपको क्या देती है, एक अच्छा इकोसिस्टम प्रोवाइड करती है।
इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, द कस्टमर जर्नी, हाउ कस्टमर एक्सपीरियंसेस एंड इकोसिस्टम। सो कस्टमर जर्नी क्या है? द प्रोसेस द कस्टमर गोज थ्रू across all stages and touch points within an organization comprising the customer एक्सपीरियंस। तो कस्टमर एक्सपीरियंस कब बनता है? कि जब एक पर्सन या फिर एक कस्टमर स्पेसिफिकली वो एक एक्सपीरियंस के थ्रू, एक प्रोसेस के थ्रू जाता है। कोई भी प्रोसेस हो सकता है किसी कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, अक्रॉस ऑल द स्टेजेस, उसके हर स्टेज के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप चीज मान के चलो कि एक कुछ प्रोडक्ट है, यहाँ पे पी प्रोडक्ट मिलता है, इसको लेने के लिए आपको अलग अलग 4 स्टेप्स जाने पड़ेंगे। ठीक है जी। तो जब कोई कस्टमर है वो इन सभी स्टेप्स के ऊपर मूव करता है फाइनली प्रोडक्ट को लेने के लिए, या फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, इनको टच पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, टच पॉइंट्स। तो जैसे कस्टमर यहाँ पे आ गया तो उनके कस्टमर के साथ कंपनी के पर्सन इन टच होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सेल्स पर्सन आपके पास कब टच में होता है? जब आप प्रोडक्ट को पहली बार देखने जाते हैं। फिर उसके बाद उनके टेक्निकल पर्सन कब आपके टच में आते हैं? जब उसकी प्रोडक्ट की इंस्टॉलेशन होती है। फिर उस प्रोडक्ट के जो ट्रबल शूटिंग टीम होती है वो आपके टच में कब आती है? जब आपको कभी कोई कंप्लेंट या प्रॉब्लम फेस होती है। तो हर टच पॉइंट के ऊपर जब आप एक्सपीरियंस करते हो, या फिर हर स्टेप के ऊपर जब आप ये सभी चीजों को चेक करते हो, देखते हो कि भाई कंपनी का प्रोसेस आपको समझ आता है कि कितना स्मूथ है, कितना स्ट्रीमलाइंड है, कितना इफेक्टिव है, तो वहां से क्या बनता है? तो ये सारी यहां से लेकर यहां तक इस चीज को क्या बोला जाता है? दिस इज द कस्टमर जर्नी। कि कस्टमर की जर्नी क्या है, उसका जो पूरा सफर है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है और उसके अंदर क्या होता है। तो ये जो कस्टमर जर्नी है, ये जर्नी के अंदर भी आपको क्या पता लग जाता है कि कस्टमर जो एक्सपीरियंस है, वो कस्टमर एक्सपीरियंस आपका कहाँ कैसा रहा। अगर आपकी जर्नी बहुत अच्छी रही तो आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट इज यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, कस्टमर जर्नी मैपिंग। सो कस्टमर जर्नी मैप इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो जैसे जब ये वर्ड आ गया ना मैप, तो आपको पता लग गया कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं, मैप को भी आप देख सकते हैं, ऑफ द जर्नी ऑफ अ कस्टमर गोज थ्रू। कस्टमर किन चीजों के थ्रू जाता है? द स्टेजेस ऑफ देयर जर्नी, द एक्टिविटीज अंडरटेकन एट ईच स्टेप। हर स्टेप के ऊपर कौन सी एक्टिविटीज की जाती हैं। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि उनकी फीलिंग्स एंड जो नीड्स होती हैं वो हर स्टेज के ऊपर एक्सपीरियंस की जाती है कस्टमर जर्नी मैपिंग के अंदर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट्स। किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट करने के लिए कोई भी पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी जो होती है वो कहाँ पे पाई जा सकती है? वो कस्टमर की जर्नी के अंदर ही आइडेंटिफाई की जाती है। तो चलिए इस टॉपिक को आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे कस्टमर जर्नी अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। अगर कोई भी कस्टमर है तो उसका लाइफ टाइम एक्सपीरियंस क्या है, मतलब उसकी टोटल जर्नी कैसे होती है आज के टाइम के अंदर। सो चलिए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, इसको 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आ गया रीच, फिर आ गया एक्ट, फिर आ गया कन्वर्ट, फिर आ गया एंगेज। यानी कि कस्टमर को अलग अलग सिचुएशंस के ऊपर रीच आउट किया जाता है, उसके पास जाया जाता है, उसके ऊपर एक्ट किया जाता है, देखा जाता है कि इसका इंटरेस्ट कहाँ पे, उसके बारे में एक्सप्लोर किया जाता है, फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है एंड फाइनली उसको एंगेज किया जाता है। अब इस डिफरेंट स्टेप्स के अंदर ये सब चीज समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर, यानी कि विंडो शॉपर। तो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर यहाँ पे आपको मिलेगा विंडो शॉपर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इन स्टोर एंड ऑफलाइन, यहाँ पे इन स्टोर और ऑफलाइन बातें हो रही हैं। फिर उसके बाद ये वाला जो है ये ऑनलाइन है, ये वाला कलर जो ऑनलाइन के लिए है। उसके बाद ये इन स्टोर एंड ऑनलाइन के लिए ये वाले 2 कलर हो गए। एंड लास्टली एंड वाला ये जो कलर है ये फोन एंड ऑनलाइन के लिए। ठीक है, तो फोन एंड ऑनलाइन के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, यानी कि ओमनी चैनल कैंपेन। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसको डिटेल के अंदर। तो सबसे पहले आपने देख लिया कि ये क्या लिखा हुआ है, कस्टमर्स इंटरेक्शन एंड वैल्यू। सब कस्टमर की इंटरेक्शन कैसे होती है। अगर कस्टमर की इंटरेक्शन टेलीविजन पे होती है, कस्टमर कोई एडवर्टीजमेंट टेलीविजन पे देख रहा है, वहां से वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन या सर्विसेज के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। वो रेडियो से भी
इंटरेक्ट कर सकता है, मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी इंटरेक्ट करती है एंड इवन कस्टमर भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरेक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि विंडो शॉपर है, उसने कुछ लेना नहीं है, कहीं से आ रहा है जा रहा है, वो देख रहा है एडवर्टीजमेंट्स आ रही हैं प्रिंट मीडिया में, कहीं से कुछ प्रिंट किया हुआ है, कोई इवेंट्स हो रही हैं पब्लिक में या फिर मॉल के अंदर कोई इवेंट लगा दी कि भी अपने प्रोडक्ट्स का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, स्पॉन्सरशिप्स दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, ये फॉलो की जाती हैं रीच बढ़ाने के लिए, एक कंपनी फॉलो करती है कि अपने कस्टमर को पकड़ने के लिए। तो यहाँ से वो एक विंडो शॉपर जो कि एक लोग आ रहे हैं जिन्होंने लेना कुछ नहीं है, उनको कस्टमर के अंदर कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको अपनी चीज़ें दिखाने लग जाते हैं, अपनी फीचर्स बताने लग जाते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट ले लो, ये हमारी सर्विस ले लो, आप ये कर पाओगे वो कर पाओगे। उसके बाद आ जाता है जी ऑनलाइन। ऑनलाइन के अंदर पे पर क्लिक वाली एडवर्टीजमेंट्स आने लग जाती हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है कंपनीज के द्वारा ताकि वो आपका समझ सकें कि आप क्या कर रहे हैं, आपका बाइंग पैटर्न क्या है, आप कौन सी चीज़ को लेना चाहते हैं। या फिर फॉर एग्जांपल आपने कभी किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर शूज़ सर्च कर लिया, शूज़ देख रहे थे, वैसे ही देख रहे थे, उसके बाद आपका मन बदल गया कि भाई नहीं लेना, बट स्टिल क्या होता है कि आप जब कोई और वेबसाइट ओपन करते हो तो वहाँ पे गूगल एड्स आती रहती हैं, साथ में वही शूज़ बारह दोबार दोबार शो किए जाते हैं, उसकी कैटेगरी के साथ मैच करते और चीज़ें भी शो की जाती हैं। तो कंटेंट मार्केटिंग भी वहाँ पे की जाती है। उसके बाद ये क्या होता है ना, यहाँ से इसके बाद कस्टमर धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, ये सारा बढ़ रहा है और यहाँ पे पीक आ जाती है, मतलब यहाँ पे वो कस्टमर बन ही जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब कस्टमर परचेज करता है तो वो फर्स्ट टाइम कस्टमर बन जाता है, विंडो शॉपर होता है, वो फर्स्ट टाइम कस्टमर बन गया। इसके बाद क्या होता है कि वो इनडिसिसिव कस्टमर, मतलब पता ही नहीं लगता कि कब लेगा या नहीं लेगा, कभी कुछ ले लेते हैं कुछ नहीं लेते। उसके बाद क्या होता है, यह एक और कैटेगरी बन जाती है रिपीट कस्टमर, जो प्रोडक्ट एक बार ले लिया उसको अच्छा लगा प्रोडक्ट, वो बार बार क्या करता है, वो रिपीट कस्टमर बन जाता है। और रिपीट कस्टमर के बाद वो एंड में क्या होता है, लॉयल कस्टमर भी बन जाता है, इतना ज्यादा लॉयल कि वो कहता है कि भाई मैं आपके ही प्रोडक्ट्स लूंगा। सो फाइनली एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें वो बोलते हैं लैप्स्ड कस्टमर, वो छूट जाता है, वो कस्टमर दोबारा उस कंपनी के पास नहीं आता प्रोडक्ट्स लेने के लिए। तो ये सभी कैटेगरीज कब आती हैं, कैसे आती है, तो हम यहाँ पे थे। अब यहाँ से क्या हो गया जी, कस्टमर रीच में आ गया, वो पकड़ में आ गया, उसको वो सारी चीजें दिखा दी अपनी सर्विसेज ये वो। अब वो कस्टमर क्या होता है, वो एक्ट करता है, वो कस्टमर क्या करता है, एक्ट करता है, किसी एक प्रोडक्ट को फाइनलाइज करता है कि सिलेक्ट करता है, भाई भाई ये प्रोडक्ट लूंगा, उसका मन बन जाता है, चलो इतने शूज़ देख रहे हैं यार, मेरे पास शूज़ नहीं है। कुछ एड्स ऐसी भी होती हैं वो आपको ये फील करवाने लग जाती हैं कि ये प्रोडक्ट तो आपके पास होना ही होना चाहिए। तो उन चीज़ों को, एडवर्टीजमेंट्स को जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि भाई मेरे पास तो ये प्रोडक्ट नहीं है, चलो ले ही लेते हैं यार, आप फर्स्ट टाइम कस्टमर बन जाते हो, फर्स्ट परचेज करते हो। तो यहाँ पे क्या आ गया जी, सोशल मीडिया का काम आ जाता है। इन्फ्लुएंसर आउटरीच, इन्फ्लुएंसर्स आते हैं वो आउटरीच करते हैं कस्टमर को, गूगल शॉपिंग होने लग जाती है, एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट्स होने लग जाते हैं। ठीक है, किसी की आपने वीडियो देखी, कोई हेल्थ सर्विस बहुत अच्छी देता है, उसके बारे में बता रहा है, उस पर्सन ने बोल दिया कि भाई अपनी हेल्थ को अच्छे करने के लिए ये टॉनिक ले लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इसको परचेज कर लो, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सो दैट इज व्हाट एफिलिएट मार्केटिंग। CRO हो गया, रीमार्केटिंग हो गया, मर्केंडाइजिंग हो गया, मार्केटिंग ऑटोमेशन हो गया, ऑटोमेटिकली मार्केटिंग होती रहेगी, एडवर्टीजमेंट्स आती रहेंगी, पोस्ट आती रहेंगी सोशल मीडिया पे। ये सब चीज़ें जब होती हैं तो पर्सन पहली पहली बार कस्टमर बन जाता है। उसके बाद कन्वर्ट, उस कस्टमर को कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो रिपीटेड कस्टमर बन जाए, बार बार आ जाए किसी कंपनी के पास, कहीं और ना जाए। सो इसके लिए क्या है, ओमनी चैनल कैंपेन। ओमनी चैनल कैंपेन के अंदर क्या होगा, ये फोन या ऑनलाइन किसी एक चैनल को फॉलो करके सिर्फ फोन पे ही कस्टमर को रीच किया जा रहा है या फिर कल सिर्फ ईमेल्स ही की जा रही हैं। उसके बाद मैसेंजर बॉट्स, मैसेंजर बॉट यूज कर देते हैं, कंपनी को कस्टमर को बोलते हैं हमारी वेबसाइट पे आओ, हमसे अपनी क्वेरी बताओ, आपको किस टाइप का प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए, हम आपको रेकमेंड करेंगे आपकी सर्विसेज के अकॉर्डिंग। और वहाँ पे वेबसाइट के ऊपर क्या होता है, मैसेंजर बॉट लगे होते हैं, वो देखते हैं कि कस्टमर को क्या प्रोडक्ट चाहिए, ऑप्शंस दे दी, उन ऑप्शंस के थ्रू एक फाइनल प्रोडक्ट रेकमेंड कर देते हैं। नेक्स्ट इज क्लिक एंड कनेक्ट।
सो क्लिक एंड कनेक्ट के अंदर क्या होता है कि आपको लिंक भेज देते हैं कि भाई आपने सो एंड सो कोर्स लेना है, तो आप हम आपको एक लिंक भेज देंगे आपके मैसेंजर पे, वहाँ पे आप क्लिक करना एंड वहाँ से आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाओगे। तो आपके लिए स्पेशली एक हम पर्सन असाइन कर देंगे या फिर एक वेब लिंक्स भेज देंगे जो आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, आपको जो प्रोडक्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी। और धीरे धीरे क्या होता है, उनको बोलते हैं कि आप हमारी कम्युनिटी के अंदर आ जाओ। तो एक लिंक दे दिया, वहाँ पे वो सारे लोग होंगे जो इस प्रोडक्ट को खरीद चुके हैं या खरीदना चाहते हैं। तो वहाँ पे आपकी एक कम्युनिटी बना दी जाती है और अब आप जो कस्टमर होते हो यहाँ पे काफ़ी लॉयल हो जाते हो, आप उस कंपनी का एक हिस्सा बनने के लिए भी रेडी हो जाते हो। इसके बाद एंगेज, अब एंगेज के अंदर क्या हो गया, आप पूरे लॉयल कस्टमर बन गए। अब आपको कंपनी एक ऐसा माहौल देगी कि आप उसको एंजॉय करोगे, आप उस कंपनी के प्रोडक्ट्स ही लेना चाहोगे बार बार, आपकी एक कम्युनिटी बन जाती है। सो पर्सनलाइज्ड लॉयल्टी प्रोग्राम, वो बोलते हैं कि सर या मैम आपके लिए ही ये डिस्काउंट है, आपने इतने प्रोडक्ट्स लिए हैं तो आपको इतने लॉयल्टी पॉइंट्स मिल गए, इतना डिस्काउंट हो गया। वो सिर्फ आपके लिए एप्लीकेबल होगा, जनरल पब्लिक के लिए नहीं होगा। फर्स्ट क्लास कस्टमर सर्विस, आपको बोलते हैं ना कि ये सर्विस सिर्फ आपके लिए है, आप हमारे बहुत ही ज्यादा प्रीमियम कस्टमर हो, फर्स्ट क्लास कस्टमर हो, ये सर्विस सर आपको ही मिलेगी। ठीक है ना। यहाँ आप देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, गोल्ड कार्ड, डायमंड कार्ड, वो बोलते हैं कि लाउंज एक्सेस सर फ्री मिलेगा, आप कहीं भी इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो, लोकल ट्रैवल कर रहे हो, आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है वो कुछ टाइम फ्री है, लाउंज में आओ सर खाना फ्री, सर रहना फ्री, इंटरनेट फ्री, एवरीथिंग विल बी गिवन, ऐसा आपको दिया जाते हैं पर्क्स डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। तो आपको लॉयल बना के रखते हैं, आप भी बोलोगे हाँ भाई मैं तो इनका ही यूज करूंगा प्रोडक्ट, मेरे को ये लॉयल्टी पॉइंट्स या ये बेनिफिट्स दे रहे हैं जो किसी और को नहीं मिलता। सोशल कस्टमर सर्विस, सोशल कस्टमर सर्विस भी आपको सोशलाइज होने के अंदर हेल्प किया जाता है। री एंगेज ईमेल प्रोग्राम, अब मान लीजिए कोई ऐसा कस्टमर है कि वो लग रहा है कि जा रहा है, तो उसको एक ऐसा ईमेल प्रोग्राम ईमेल के थ्रू बता दिया कि सर आप सो एंड सो इतना हमारा बिजनेस किया आपने, हमारे साथ आप अच्छे कस्टमर थे, आपके लिए ये एक स्पेशल ऑफर आ गया है। तो इसी तरीके से ये पूरे का पूरा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है जो कि कस्टमर का चलता रहता है। तो इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। सो कस्टमर रिलेशनशिप्स बिल्ड लॉयल कस्टमर। सो हमें क्या पता है कि कस्टमर रिलेशनशिप्स, जितने अच्छे कस्टमर के साथ रिलेशनशिप्स होंगे उतने ही ज़्यादा लॉयल कस्टमर बनेंगे। ये चीज़ बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए ही ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है कस्टमर एक्सपीरियंस पे, ताकि कस्टमर एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा होगा तो ज़्यादा कस्टमर्स बनेंगे। A loyal customer comes from an effective customer relationships, a relationship that gets better over the time। जो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप है वो अगर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा कस्टमर ओरिएंटेड है, तो समय के साथ वो जो भी कस्टमर के साथ रिलेशन है वो समय के साथ इम्प्रूव ही होता जाएगा और ऐसा रिलेशन और बिजनेस लेके आता है। तो अब देखिए, एंड द रिलेशनशिप इज नंबर वन म्यूचुअल। म्यूचुअल मतलब दोनों के लिए बेनिफिशियल। अ रिलेशनशिप मस्ट प्रोवाइड एन ऑनगोइंग बेनिफिट टू ईच पार्टी। अब देखो इस टाइप के रिलेशनशिप के अंदर दो मेन पार्टीज हैं, वन इज द कस्टमर एंड सेकंड इज द सर्विस प्रोवाइडर और मैन्युफैक्चरर। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है जी, सो ऑर्गेनाइजेशन है। तो कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर या फिर मैन्युफैक्चरर के अंदर जो रिलेशनशिप है, इसके अंदर दोनों को बेनिफिट होना चाहिए। अब दोनों को बेनिफिट कैसे होता है, अब आप कस्टमर हो, आपने मार्केट के अंदर जाना है, आपने एक माइक्रोवेव अवन परचेज करना है। सो माइक्रोवेव ओवन परचेज करने के लिए आपको क्या चाहिए, आप कहेंगे कि मेरे को सबसे ज़्यादा फीचर्स मिल जाए, कम प्राइस मिल जाए, ठीक है जी, और अच्छी सर्विस मिल जाए, और ये सारी चीज़ मेरे को इतनी बढ़िया मिले कि अगर मैं किसी को बताऊं कि भाई मेरे पास ये ब्रांड है, तो वो भी हैप्पी फील करे, हाँ भाई आपका डिसीजन बिल्कुल सही है, आपने बड़ी अच्छी जगह इन्वेस्ट किया है। तो वो इन्वेस्टमेंट जो कस्टमर करता है या जो उसकी एक्सपेक्टेशंस है वो सारी उसको मिल जाए। तो ये तो हो गया कस्टमर का। अब ऑर्गेनाइजेशन का क्या हुआ या फिर मैन्युफैक्चरर का क्या हुआ। मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर चाहेगा
कि भाई जो मेरा कस्टमर है वो मेरे साथ लॉयल रहे, मुझे और कस्टमर और बिजनेस ला के दे, मेरा प्रोडक्ट यूज करके कि वो खुश फील करे, अच्छा फील करे, उसको लगे कि हाँ इस प्रोडक्ट के अंदर दम है, वो एक्चुअल में जो दम है उसको एक्सपीरियंस करे और वो दूसरों को बताए। तो मेरा जितना अच्छा बिजनेस चलेगा उतना मुझे बेनिफिट। सो क्या होता है कि कस्टमर को कुछ बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन दे देती है जब उसको पता लगता है कि भाई कस्टमर बहुत ही ज़्यादा इनटू है। अब कस्टमर बोलता है कि भाई मेरा बजट नहीं है, तो वो थोड़ा सा डिस्काउंट दे देते हैं। अब कस्टमर बोलता है मेरे को ये सर्विसेज नहीं मिल रही, मेरे रीजन के अंदर सर्विसेज नहीं है, इंस्टॉलेशन नहीं है, कंपनी बोलती है कि इंस्टॉलेशन करवा देंगे, सर्विसेज आपके रीजन के अंदर भी दे देंगे। एंड सिमिलरली कंपनी बोलती है कि भाई आपको ऐसा कस्टमर प्रोडक्ट चाहिए, हम आपके लिए ये प्रोडक्ट लाए हैं, या अगर कस्टमाइजेबल कोई सर्विस है या प्रोडक्ट है तो वो बोलते हैं कि आपके लिए ये बना देंगे। तो दोनों का फायदा हो गया, म्यूचुअल बेनिफिट। Next is number two, interactive. It must change each party's behavior toward other party. एक दूसरे के प्रति उनका बिहेवियर चेंज हो जाना चाहिए। उनको ये नहीं लगना, अब मान लो आप मार्केट में जाते हो, आपको कई बार क्या लगता होगा कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो प्रोडक्ट्स आपको लूटने के लिए बैठे हैं, वो कंपनी वाले वो तो चाहते हैं कि भाई आपको लूट लें। तो अब क्या हो गया, आप चाहेंगे ये चीज की कंपनी आपको लूट ले, या ऐसी कंपनी का प्रोडक्ट लेना चाहेंगे? नहीं। तो आप क्या चाहेंगे कि दोनों का बिहेवियर एक दूसरे के प्रति चेंज हो जाए, इंटरेक्शन हो जाए, एक हेल्दी रिलेशनशिप बन जाए, आपको ये लगे कि ये कंपनी मुझे हेल्प करने के लिए है। मुझे अगर माइक्रोवेव चाहिए तो ये कंपनी मुझे एक ऐसा माइक्रोवेव दे सकती है जो मेरे कुकिंग स्टाइल्स के अकॉर्डिंग हर तरह के फूड को कुक करने का, टाइमर सेट करने का, ये सारी चीज करने का एक ऑप्शन दे देगा। ठीक है ना? तो वो क्या होता है जी, इंटरेक्शन के साथ। तो दोनों की बिहेवियर चेंज करने हैं एक दूसरे के प्रति। कस्टमर को लगना चाहिए कि कंपनी मेरा प्रॉफिट के लिए, मेरे पास प्रॉफिट के लिए, और कंपनी को लगना चाहिए ये कस्टमर हमें अच्छा बिजनेस दे सकता है, हमारी ग्रोथ बढ़ा सकता है। तो ये सारी चीजें वहां पे आ जाती। नंबर 3 पे आ गया जी, आइटरेटिव। It will therefore be uniquely different from one set of relationships participants to the next. तो आपको इसको ध्यान से देखो, आइटरेटिव, इट विल देयरफॉर बी यूनिकली डिफरेंट फ्रॉम वन सेट ऑफ रिलेशनशिप पार्टिसिपेंट्स टू द नेक्स्ट। अब ये जो कस्टमर रिलेशनशिप है, इसके अंदर जो लॉयल कस्टमर्स हैं, ठीक है जी, सो लॉयल कस्टमर कहाँ से आते हैं, जब उनके अंदर जो रिलेशनशिप्स हैं वो दूसरे पार्टिसिपेंट से अलग होंगे, उनसे बेटर होंगे। इन केस मतलब कुछ ऐसी सर्विसेज दी जाती हैं किसी कस्टमर को, या फिर कुछ ऐसा स्पेशल फील करवाया जाता है, कोई स्पेशल डिस्काउंट दिए जाते हैं, और ये चीज़ वो क्या बोलते हैं कि भाई ऐसा जो हमारा रिलेशनशिप है वो आइटरेटिव है। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो यूनिकली डिफरेंट होगा दूसरों के साथ। तो इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट के ऊपर, हाउ टू क्रिएट लॉयल कस्टमर्स। लॉयल कस्टमर कैसे बनाएंगे? सो कस्टमर एक्सपीरियंस स्ट्रेटेजी के अंदर एक डिजाइन है, जो जिस डिजाइन को बोलते हैं IDIC। सो क्या होता है, देखो ये द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मोस्ट बिजनेस नीड्स टू गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होती है कि भाई उनके कॉम्पिटिटर के पास वो चीज नहीं है, एंड उनके पास कुछ ऐसी चीज है जो वो चाहते हैं कि हम कस्टमर को देंगे और कस्टमर हमारे पास ही आएगा। सो IDIC, ये पेपर एंड रॉजर्स ने एक आइडिया दिया था। अब इसके अंदर देखो एक क्या चीज है। सबसे पहले आइडेंटिटी। तो ये हो गया IDIC। सबसे पहले कस्टमर को आइडेंटिफाई करो। 10 लोग भीड़ में जा रहे हैं, कौन कस्टमर बन सकता है? 10 लोग वेबसाइट पे आए, कौन कस्टमर बन सकता है? 10 लोगों ने हमारा पैम्फलेट पढ़ा, कौन कस्टमर बन सकता है? सो कस्टमर्स एज यूनिक एड्रेसेबल इंडिविजुअल्स। तो कोई ऐसे लोग जो यूनिक हैं, उनकी डिमांड अलग अलग हो सकती है, वो दिखने में अलग हो सकते हैं, उनकी कुछ एड्रेसेबल इंडिविजुअल्स हैं, मतलब उनकी कुछ डिमांड्स है जिनको सेटिस्फाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके कस्टमर्स होते हैं। उनको ढूंढना, आइडेंटिफाई करना, इसीलिए यहाँ पे बाइनोकुलर्स यूज किया हुआ है आइकन दिखाने के लिए। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट। उनमें उनको डिफरेंशिएट करना, दूसरों से अलग करना।
बाय वैल्यू, किसी कस्टमर को कोई वैल्यू चाहिए हो सकती है, उनका बिहेवियर अलग है या उनकी ज़रूरतें अलग हैं, उनके बेस पे उनको डिफरेंशिएट कर लेना। जैसे बोलते हैं ना, मॉल के अंदर गए तो कुछ कस्टमर क्या होते हैं कि चीपर प्रोडक्ट्स परचेज करना चाहते हैं, कुछ कस्टमर्स थोड़े कॉस्टली प्रोडक्ट्स, उनको प्रीमियम कस्टमर बोल देते हैं, कॉस्टली प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, या फिर जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत महंगे हैं या स्पेशल हैं उनको परचेज कर। सो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको कस्टमर्स को, कि ये कौन से कैटेगरी का कस्टमर है, ये कौन से कैटेगरी का। देन इंटरैक्ट, उन कस्टमर्स के साथ इंटरैक्ट करना है मोर कॉस्ट एफिशिएंटली, खर्च होने चाहिए पैसे कम से कम, आपके भी, ऑर्गेनाइजेशन के भी और कस्टमर के भी, इंटरेक्शन करने के लिए। फेस टू फेस बैठे हैं, कस्टमर का कोई पैसा नहीं लग रहा, वो आपके शोरूम में आके बैठ गया, आपका एसी, लाइटें, सोफा, बिजली सब कुछ आपका है, तो वहाँ पे कम से कम आपने कॉस्ट, आपने देखना है कि एक अगर हम फिजिकली ऑफिस ले लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को कैसे हैंडल कर पाएंगे। ठीक है जी। एंड लास्ट के अंदर है कस्टमाइज सम एस्पेक्ट ऑफ द कंपनीज बिहेवियर, ऑफरिंग्स और कम्युनिकेशंस। तो कस्टमर के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें आपको बदलनी पड़ेंगी, कस्टमाइजेशन देनी पड़ेगी। सो वो कस्टमाइजेशन आपको हेल्प करेगी कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाने के लिए। सो ये जो दो चीज़ें आ गई, आइडेंटिफाई करना और डिफरेंशिएट करना, ये क्या है, ये कस्टमर इनसाइट के साथ रिलेटेड है। और इंटरेक्ट किया, जब कस्टमर के साथ बात की और उसको कस्टमाइज किया, उसको कुछ ऐसी सर्विसेज दे दी जो उसके अकॉर्डिंग बेस्ट है, ये क्या हुआ, ये कस्टमर एक्सपीरियंस का पार्ट है। सो पहले कस्टमर इनसाइट होनी चाहिए आपके पास, फिर उसके बाद आपको पास कस्टमर एक्सपीरियंस होना चाहिए। कस्टमर का एक्सपीरियंस इंप्रूव करने के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। मूविंग नेक्स्ट, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स टू बिल्ड अ बेटर रिलेशनशिप। ट्रस्ट बनाने के लिए क्या एक रेमेडी है, क्या ट्रस्ट है ना। तो ट्रस्ट बनाने के लिए जो टी है, टी को ट्रस्ट वर्दीनेस बताया गया, ये एक्चुअली होता क्या है, ये कहता है तीन मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। सी यानी कि क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ेगी, एक वैल्यू बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी, कस्टमर के आगे आपको रिलायबल होना पड़ेगा, कस्टमर्स को रिलायबल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देना पड़ेगा। एंड इंटीमेसी, उनके साथ एक स्पेशल रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। किन चीजों के दम पे, ये सारी तीन चीजें आपने करनी है एक चीज के दम पे, वो है आपकी सेल्फ ओरिएंटेशन। खुद को आपने कस्टमर के अकॉर्डिंग कैसे चेंज करना है कि ये सारी चीजें आप उसको दे सकें, तभी क्या बनेगा, आपका ट्रस्ट बनेगा। सो ट्रस्ट, सिंप्लिसिटी या फिर एफर्ट और टाइम, ये तीन चीजें लगाएंगे। थ्री थिंग्स दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट टू पीपल, जो लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट मिलेगा तो वो बिलीव करेंगे कि आपकी कंपनी या फिर आपकी सर्विसेज अच्छी हैं। सिंपल होगी, एफर्ट कम होगा तो वो अगेन, टाइम आप उनको प्रोवाइड करेंगे तो वो आपको अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एनलिस्ट कर देंगे। सो यहाँ पे देखो, अब ये क्रेडिबिलिटी क्या होती है, ट्रस्टफुलनेस हो गई, क्रेडेंशियल्स, ठीक है ना। ट्रस्टफुलनेस हो गई, क्रेडेंशियल्स बनाने पड़ेंगे, यानी कि आई कैन ट्रस्ट व्हाट शी सेज अबाउट। तो कंपनी के अंदर जो सॉरी जो क्लाइंट है, वो ये बोलेगा कि वो ट्रस्ट करने लग गए हैं आपको, तो इसका मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी बन गई। रिलायबल कब होगे आप, जब डिपेंडेबिलिटी बन जाएगी, कस्टमर ने कोई नया प्रोडक्ट लेना है, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ही लेना चाहता है, डिपेंडेबल हो गया कि भाई उसके प्रोडक्ट्स तो बहुत बढ़िया हैं, मुझे उसकी बार बार ज़रूरत पड़ती है। प्रिडिक्टेबिलिटी आ जाएगी जब, ठीक है ना, अब वो कस्टमर कोई प्रोडक्ट ले रहा है, उसको प्रिडिक्ट कर सकता है कि हाँ इसके अंदर वही वही सिमिलर सर्विसेज होंगी, वही वही सिमिलर क्वालिटी होगी, आई कैन ट्रस्ट हिम, वो आपके ऊपर ट्रस्ट करने लग जाएंगे, तो तब आपकी बन गई है रिलायबिलिटी। नेक्स्ट इज इंटीमेसी, डिस्क्रीशन, वो बोलेंगे कि नहीं दूसरे नहीं मेरे को चाहिए, मेरे को तो यही चाहिए, उससे आपको अलग कर दिया, डिस्क्रीट कर दिया। एम्पैथी, आपके प्रति एक भावना उनके मन में, हाँ भाई ये प्रोडक्ट बहुत सही है, ये सर्विस बहुत सही है, इसमें मेरे को बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, आई कैन ट्रस्ट अगेन। तो यहाँ पे आपकी इंटीमेसी बन गई। तो इसी तरीके से सब पार्ट एक तरह से ट्रस्ट को ही सपोर्ट करते हैं। लास्ट में ओरिएंटेशन, मोटिव्स, एक पर्सन का एक ओरिएंटेशन हो जाएगा, एक मोटिव हो जाएगा कि भाई मेरे को ये प्रोडक्ट लेना ही लेना है,
मोटिव बन गया कि भाई ज़िंदगी का मेरा मंतव्य है, अगर फ़ोन लेना तो इस कंपनी का लेना है। अटेंशन, वो आपको अटेंशन देने लग जाएंगे, कस्टमर आपको अटेंशन देने लग जाएगा, बहुत ही ज़्यादा अटेंशन। सो आई कैन ट्रस्ट दैट ही केयर्स अबाउट, आप ये बोलोगे कि मुझे इस चीज़ का ट्रस्ट है कि वो इस बात की केयर करते हैं। अगर मेरे को फ़ोन लेना है तो मेरे फ़ोन के अंदर जो बैटरी बैकअप है वो अच्छा होना चाहिए, वो मेरी ये ऑर्गेनाइजेशन इस बात का केयर करती है। मैं फ़ोन को रात के अंधेरे में यूज़ कर रहा हूँ तो सेंसर लगा कि वो ऑटोमेटिकली अंधेरा देख के ब्राइटनेस कम कर देता है, वो मेरी आईज़ की केयर करना चाहते हैं। तो ये बनी ओरिएंटेशन। सो ऑल टुगेदर ये सभी चीज़ें जब मिल जाती हैं तो वो कस्टमर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, और वो क्या बोलता है कि मेरा कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़िया हो गया, तो ट्रस्ट बन जाता है। ये जब ट्रस्ट बन गया फिर आपका क्लाइंट कहीं नहीं जाएगा, वो आपके पास ही आएगा, आपका कस्टमर है वहीं पर रहेगा। अब थोड़े से क्विज टॉपिक करेंगे, ट्रू और फॉल्स में देखते हैं। द कस्टमर इकोसिस्टम इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी, सभी एस्पेक्ट कवर होते हैं इंक्लूडिंग द कस्टमर, एम्प्लॉइज, पार्टनर्स दैट डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ द कस्टमर एक्सपीरियंस। तो इसके अंदर क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? सो आंसर इज फॉल्स, ये फॉल्स है। ट्रू क्या है, इसके लिए आपको वीडियो को पीछे करना पड़ेगा, वहां पे आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ फैक्टर मिसिंग है। नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स, यू जज योर एक्सपीरियंस बाय व्हाट अदर कस्टमर्स लुक लाइक, तुम अपना एक्सपीरियंस कैसे जज करते हो, जैसे कि दूसरे कस्टमर कैसे दिखते हैं, से और डू, क्या कहते हैं या करते हैं, रियल और परसीव्ड परसेप्शन फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, पुरानी एक्सपीरियंसेस के साथ, पास्ट के साथ। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? सो द आंसर इज ट्रू, ये हमने पहले ही स्लाइड में किया, आपने देखा वहां से, ये ट्रू है। Next is the process of customer goes through across all the stages, touch points and with an organization is, कौन से इसको क्या, किस चीज की डेफिनेशन है ये? प्रोडक्ट परचेज की है? नहीं जी। मार्केटिंग की है? नहीं जी। प्रोजेक्ट मैनेजर की है? नहीं जी। ये तीनों तो नहीं है, तो है क्या ये? कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर एक्सपीरियंस के अंदर हमने किया था जो ऐसे स्टेयर्स वाला बनाया था, तो यहाँ पे कस्टमर है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, ये सारे क्या है? स्टेप्स हैं, टच पॉइंट्स भी हैं, इंडिविजुअल माइलस्टोन्स भी बोला जाता है इनको। तो ये सारी ये चीज़ आ गई, ठीक है जी। सो द आंसर इज कस्टमर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट, filling the blank. Marketing strategy most businesses need to gain a competitive advantage today. IDIC, IDIC की फुल फॉर्म क्या है? पहले वाला जो आई है वो है आइडेंटिफाई, डी आपने यहाँ पे भरना है, आई यहाँ पे लिख दिया और सी यहाँ पे है। तो अब इसको ये रिकॉल करो, IDIC की फुल फॉर्म क्या है, एंड उसको यहाँ पे भर दो। ये भर दिया जी, आइडेंटिफाई, डिफरेंशिएट, इंटरैक्ट एंड कस्टमाइज। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ट्रू और फॉल्स? अ लॉयल कस्टमर कम्स फ्रॉम अ सेटिस्फाइड प्रोडक्ट परचेज, प्रोडक्ट जो लिया उसकी परचेज से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है, तो वहां से लॉयल कस्टमर आता है। फॉल्स, वहां से नहीं आता, लॉयल कस्टमर कहीं और से आता है। इसके लिए वो डायग्राम देखो पीछे करके वीडियो को, वहां से आपको पता लगेगा कि लॉयल कस्टमर कहाँ से आता है। सेटिस्फाइड प्रोडक्ट परचेज से लॉयल कस्टमर नहीं आता, फर्स्ट टाइम कस्टमर आ जाएगा। नेक्स्ट इज ग्रुप एक्टिविटी, तो यहाँ पे ग्रुप आपकी क्लास के अंदर बनाए जाएंगे, आपको एक्टिविटी देंगे, तो डिस्कशन करनी होगी डेफिनेशन ऑफ कस्टमर जर्नी, क्रिएट अ वर्ड क्लाउड ऑफ द रीजंस यू नीडेड योर हेयर कट। आपने हेयर कट करवाना है, क्या रीजंस हैं? बाल बड़े हो गए, स्टाइल खराब हो रहा है, आपको गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, तो ये रीजंस हो गए, ऐसे आप रीजंस ऐड करेंगे। तो इनसे पता लगता है कि एक्चुअली आपकी एज अ कस्टमर क्या रिक्वायरमेंट है, फिर उन रिक्वायरमेंट्स को कोई सेटिस्फाई करेगा, तो जो अच्छे से करेगा वो बेस्ट कंपनी बन जाएगी। लिस्ट व्हाट यू वेंट थ्रू बिफोर यू गॉट योर हेयर कट, पहले आपने क्या देखा, क्या किया, क्या फील किया। लिस्ट व्हाट यू वेंट थ्रू ड्यूरिंग योर हेयर कट, कट होते समय आपने क्या देखा, क्या किया और क्या फील किया। गर्मी तो नहीं लगी, देखा कि अच्छे से हो रहा है, नीट एंड क्लीन इक्विपमेंट यूज किया जा रहा है। लिस्ट व्हाट यू वेंट आफ्टर यू गॉट योर हेयर कट, बाल कटवाने के बाद क्या मिला आपको, क्या आपने देखा, स्टाइल बहुत अच्छा इंप्रूव हो गया, गर्मी नहीं लग रही, क्या किया, क्या फील किया, ये सारी चीजें ऐड करो। व्हाट कुड द कंपनी और स्टाइलिस्ट डू बेटर,
इससे और बेटर क्या कौन कर सकता था? हो सकता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन मान लो ए बी सी तीन है, तो आपने बोला ए सबसे बढ़िया है, बी कम है और सी सो एंड सो है, तो ए आपने सबसे बढ़िया बोल दिया, बट ए के बाद भी आप बोल सकते हो कि अगर ये सो एंड सो प्लस कर देते तो सर्विस और भी बढ़िया हो जाती मेरी। रिकैप, तो आज हमने ये वाले दो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया। इसके बाद दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस क्लास, एंड नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपको अगला टॉपिक करवाएंगे। अगर आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर है 9463628940। बीपीपी यूनिवर्सिटी की हम बेस्ट ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग।